जब एक कलाकार स्टेज पर कदम रखता है और पूरी दुनिया उसके नाम की माला जपने लगती है, तो अक्सर लोग उसकी चमक देखते हैं, उसके पीछे का अंधेरा नहीं। यह दास्तान संगीत के उस शहंशाह की है जिसने दुनिया को थिरकना सिखाया, लेकिन खुद उसका बचपन सख्त पाबंदियों और आंसुओं के साए में बीता। डायरेक्टर एंटोन फ्यूक्वा की फिल्म माइकल हमें पॉप के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की जिंदगी के उन पन्नों में ले जाती है जिन्हें इतिहास की चकाचौंध ने धुंधला कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण अश्वेत परिवार से, जहां पिता जोसेफ जैक्सन अपने बच्चों की म्यूजिकल प्रतिभा को पहचानकर द जैक्सन 5 फीट नाम का एक बैंड बनाते हैं। छोटा माइकल इस बैंड का लीड सिंगर है। उसकी आवाज में एक जादुई कशिश है, लेकिन इस कशिश को तराशने के लिए उसके पिता हर दिन उन मासूम बच्चों से घंटों थका देने वाली रिहर्सल कराते हैं। जरा सी भी चूक होने पर जोसेफ अपने बच्चों पर बेल्ट से वार करने से भी नहीं हिचकिचाते। नन्हा माइकल दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी मां कैथरीन उसे दिलासा देती है कि भगवान ने उसे एक बहुत बड़ा मंच देने का वादा किया है। आखिरकार साल 1968 में मोटाउन रिकॉर्ड्स की सुजैन दे पास इस बैंड को नोटिस करती है और यहाँ से इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। द जैक्सन 5 फीट के गाने रातों रात अमेरिका के हर घर की पसंद बन जाते हैं। बैंड की कामयाबी उन्हें गैरी के उस तंग मकान से निकालकर कैलिफोर्निया के एक आलीशान विला में ले आती है। लेकिन जैसे जैसे माइकल बड़ा होता है, मोटाउन रिकॉर्ड्स के मालिक बेरी गॉर्दी को समझ आ जाता है कि माइकल के अंदर एक सोलो सुपरस्टार छिपा है जिसे अपने भाइयों के साथ की जरूरत नहीं है। साल 1978 में माइकल की मुलाकात महान म्यूजिक प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से होती है और वे मिलकर माइकल का पहला सोलो एडल्ट एल्बम ऑफ द वॉल तैयार करते हैं। एल्बम सुपरहिट होता है, लेकिन माइकल की आजादी पर अब भी उसके पिता जोसेफ का कड़ा पहरा था, जो माइकल की कमाई को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच माइकल के अंदर एक गहरा मानसिक बदलाव आने लगता है। वो विटिलिगो नाम की त्वचा की बीमारी का शिकार होने लगता है और अपनी शक्ल को लेकर बेहद असुरक्षित महसूस करने लगता है। वो अपनी नाक की पहली प्लास्टिक सर्जरी कराता है। इस असीमित कामयाबी के बीच भी वो एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में कभी खेल नहीं पाया और यही अकेलापन उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी होने लगता है। पिता के दबाव को पीछे छोड़कर माइकल अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाने का फैसला करता है। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो आज तक किसी ने न सुना हो। साल 1982 में रिलीज होता है एल्बम थ्रिलर। माइकल सिर्फ संगीत नहीं बदल रहा था, वो विजुअल्स की परिभाषा बदल रहा था। वो असल जिंदगी के 2 कुख्यात गैंग्स के लोगों को बुलाकर बीट इट का आइकॉनिक डांस वीडियो शूट करता है। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल जिसने टेलीविजन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, मोटोन 25 का लाइव शो। माइकल स्टेज पर आता है, उसके एक हाथ में सफेद चमकीला दस्ताना है। जैसे ही बिली जीन की बीट्स बजती हैं, माइकल अपने पैरों को हवा की रफ्तार से पीछे की तरफ खिसकाता है। यह दुनिया का पहला मून वॉक था। वहाँ मौजूद दर्शक, रॉक स्टार्स और खुद टीवी देख रहे करोड़ों लोग हैरान रह जाते हैं। थ्रिलर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन जाता है। लेकिन इस बड़ी जीत के बावजूद एक दीवार थी। MTV नेटवर्क काले कलाकारों के वीडियो नहीं चलाता था। माइकल अपने वकील जॉन ब्रैंका और CBS रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट को साथ लेकर सीधे नेटवर्क से भिड़ जाता है और नस्लभेद की उस आखिरी दीवार को भी ढहा देता है। माइकल अब सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका था। उसकी इस लोकप्रियता को भुनाने के लिए उसके पिता जोसेफ एक मशहूर बॉक्सिंग प्रमोटर डॉन किंग के साथ मिलकर भाइयों का एक आखिरी विक्ट्री टूर तय करते हैं। इसी टूर के दौरान माइकल को पेप्सी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील मिलती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान पायरोटेक्निक यानी पटाखों की एक गलत चिंगारी सीधे माइकल के सिर पर जा गिरती है। पलक झपकते ही माइकल का सिर आग की लपटों में घिर जाता है। उसे 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं और उसके सिर की नसें बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं। यह हादसा माइकल की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस भयानक शारीरिक दर्द से उबरने के लिए डॉक्टरों ने उसे भारी पेनकिलर्स देना शुरू किया, जिसकी लत उसे जीवन भर के लिए लग गई। हालांकि पेप्सी से मिले मुआवजे के करोड़ों रुपयों को माइकल खुद रखने के बजाय उस पूरे बर्न सेंटर को डोनेट कर देता है और वहां भर्ती गरीब बच्चों का मसीहा बन जाता है। अस्पताल से ठीक होने के बाद माइकल अपने वादे के मुताबिक अपने भाइयों के साथ उस टूर को पूरा करता है। लॉस एंजल्स के डॉजर स्टेडियम में चल रहे आखिरी शो के दौरान माइकल के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। वो समझ चुका था कि अब उसे दूसरों की उंगलियों पर नाचना बंद करना होगा।
भरे स्टेडियम के सामने परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद माइकल माइक पर ऐलान करता है, यह हमारे बैंड का आखिरी शो है, इसके बाद हम कभी एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे। बैक स्टेज पर उसके पिता जोसेफ का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन माइकल अब वो सहमा हुआ बच्चा नहीं था। वो अपने पिता के उस शोषक साम्राज्य से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लेता है। अब माइकल पूरी तरह आजाद था। वो खुद को साबित करना चाहता था कि थ्रिलर की कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी। साल 1987 में वो अपना अगला एल्बम लेकर आता है, बैंड। इस एल्बम के जरिए वो दुनिया को दिखाता है कि उसका स्टाइल, उसका डांस और उसकी सोच वक्त से कोसों आगे निकल चुकी है। बैंड एल्बम के आते ही माइकल अपने जीवन के पहले और इतिहास के सबसे बड़े सोलो वर्ल्ड टूर की घोषणा करता है। यह एक ऐसा सफर था जहां दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ इस जादूगर की एक झलक पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। जापान से लेकर यूरोप तक माइकल जहां भी जाता, पूरा शहर थम जाता। लोग उसे देखकर दीवाने हो जाते, रोने लगते और कई तो बेहोश होकर स्ट्रेचर पर बाहर ले जाए जाते। स्टेज पर माइकल की वो फुर्ती, वो चीख और वो अनोखा अंदाज देखकर ऐसा लगता था मानो वो कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आया कोई सुपर हीरो हो। इस बायोपिक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि माइकल के सगे भतीजे जाफर जैक्सन ने अपने चाचा के हाव भाव, उनकी आवाज और उनके जटिल डांस स्टेप्स को इतनी शिद्दत से पर्दे पर उतारा है कि एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम असली माइकल को नहीं देख रहे हैं। फिल्म हमें उस दौर में ले जाकर छोड़ती है जहां माइकल अपनी कला के सबसे ऊंचे शिखर पर था, जहां विवादों का साया अभी उसके दामन तक नहीं पहुंचा था। स्टेज की इस गूंज और तालियों के शोर के पीछे छुपा था एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर बस थोड़ा सा सुकून और वो बचपन ढूंढता रहा जो उससे छीन लिया गया था। फिल्म का यह सफर हमें सिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार को भी अंदर से सिर्फ एक ही चीज की चाहत थी, थोड़ा सा सच्चा प्यार और कद्र। डायरेक्टर ने इस कहानी को साल 1988 के इसी पीक पर लाकर रोका है, ताकि दुनिया उस माइकल को याद रखे जिसने संगीत के जरिए नफरत की दीवारों को तोड़ा था, जिसने अनाथ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी थी। जब स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली होती है और बैकग्राउंड में माइकल की आवाज गूंजती है, तो दिल में बस एक ही बात रह जाती है कि इंसान चले जाते हैं, परछाइयां मिट जाती हैं, लेकिन जो कला वो इस दुनिया को सौंप कर जाते हैं, उसकी गूंज सदियों तक इंसानी दिलों में धड़कती रहती है। संगीत के इस बादशाह के संघर्ष और उनकी इस अविश्वसनीय कला के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि माइकल की जिंदगी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कौन सा था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर यह सिनेमैटिक सफर आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द वापस आएंगे एक और लाजवाब कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी की धुन को गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।